Noor, and again all of you, you did a fantastic job. आज हम जो अगला हेड है जिस पे हम बात करेंगे, जो शायद आज का कंप्रहेंसिव हेड है, सबसे बड़ा कंप्रहेंसिव हेड है, दैट इज़ GDP. हमजा बिन शबीर इस पे बात करेंगे. प्लीज़ ओवर टू यू. थैंक यू सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जीडीपी बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक मुल्क की बाउंड्री में बन रहे हैं और किस तरह यूटिलाइज हो रहे हैं. ये सारा का सारा जीडीपी में आता है. जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? हमारे इदारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक मिल के आपस में इसकी कैलकुलेशन करते हैं और एट द एंड एक जीडीपी परसेंटेज निकालते हैं. बेसिकली इनको हम 3 सेक्टर्स में डिस्कस करेंगे: एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और 3 अप्रोचेज इस्तेमाल करेंगे: प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच. इन चीज़ों को देखने के बाद हमारे पास फाइनल जीडीपी उस ईयर की आती है. सिंपल वर्ड्स में दोबारा रिपीट कीजिएगा. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज में हम करेंगे और अप्रोचेज हमारे 3 होंगे. एक प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर. मींस कि हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, उससे इनकम कितनी जनरेट कर रहे हैं और उस इनकम पे हमारा एक्सपेंडिचर कितना है. थैंक यू वेरी मच जी. तो ये है बेसिकली. जैसा कि सब ने पिछले 15 सालों को आपस में टेन्योर वाइज डिस्कस किया, इधर भी मैं ऐसे ही करूँगा कि मैं आपके साथ टेन्योर वाइज ही डिस्कस करूँगा. फर्स्टली 2008 से 2013 की अगर हम गवर्नमेंट को देखें, ऑन एवरेज देखते हैं टोटल जीडीपी को, तो पता लगता है कि पाकिस्तान की जो एवरेज जीडीपी उन 5 साल की थी वो थी 2.9%. लेकिन अगर हम उसे अपने नेबर कंट्री से कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 7.8% थी और बांग्लादेश की 6.1% एट द एंड ऑफ 2013. ये जीडीपी थी. मीन्स कि अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में उस साल मैंने उस टेन्योर में 2008 से 13 में क्या क्या हुआ. फर्स्टली तो उस टेन्योर के शुरू में ही फ्लड्स और हैवी रेन्स आए. जी, खासकर 2010 वाले. 2010 इसमें क्या हुआ, इसमें देखा ये गया कि जो हमारी माइनर क्रॉप्स थी उसकी प्रोडक्शन हाई लेवल की नहीं. माइनर क्रॉप्स हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स वगैरह जो हमारे हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं हुई. तो जब हम जीडीपी के एग्रीकल्चरल सेक्टर के ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 2008-9 में हमारी एग्रीकल्चरल जीडीपी 3.94 थी, जो कि कम होकर 2009-10 में 0.22% पे आ गई. सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें. अब इससे हमारे पास फ्लॉज क्या है, ड्रॉबैक्स थे. वीट प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई. वीट प्रोडक्शन डिक्रीज से हमारी मेजिस ग्राम्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई. तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे वो चीज़ हैं जो कि हमारे हर हाउस होल्ड यूज़ में. जब इसकी प्रोडक्शन यूज़ हो तो हमें इंपोर्ट करना पड़ा. इंपोर्ट करने से फिर हमारा सेक्टर को इशू हुआ. लेकिन इसका एक फ़ायदा भी कह सकते हैं इन नटशेल के राइस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, क्योंकि राइस की फसल के लिए एक्सेसिव वाटर की हमें ज़रूरत होती है. तो बारिशें हुई तो जिसकी वजह से हमारे राइस की जो इंडस्ट्री फसल थी वो अच्छी गई और राइस की हमारी प्रोडक्शन अच्छी गई. 2013-18 में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बात करेंगे तो बेसिकली मिस्ड प्लेस एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हमें देखने को मिली हैं. उसकी वजह क्या थी कि हमने देखा है एक शिफ्ट देखा है फ्रॉम कॉटन टू वीट एंड शुगर केन. अब उससे क्या हुआ कि ये 2016-17 में यही शिफ्ट देखा गया. तो इससे क्या हुआ कि जब हमने अपना शिफ्ट कॉटन से किया वीट और शुगर केन में, तो हमारे पास वीट और शुगर केन एक्सेसिव अमाउंट में आ गई, हमारी यूज़ से ज़्यादा आ गई और इतनी आ गई जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ा. और इंपोर्ट भी हमें सब्सिडाइज रेट्स पे करना पड़ा, यानी कि जो हमारी कॉस्ट थी वो भी हमें पूरी नहीं मिली. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उल्टा हमें फ़ायदा होने के बजाय हमें एग्रीकल्चर में भी नुकसान देखा गया. इन नटशेल अगर 5 साल को हम एवरेज में देखें तो उनका टारगेट था कि हम 3.5% को अचीव करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 2.1% को. 3.5 एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने अचीव करना था 2.5%. 2.1. 2017-18 में फेडरल गवर्नमेंट के इश्तराक से पंजाब गवर्नमेंट भी उसी पार्टी की थी जो कि रूल कर रही थी. उन्होंने $300 मिलियन का वर्ल्ड बैंक से एक मुआहिदा किया. $300 बिलियन का वर्ल्ड बैंक से. उसके जरिए उन्होंने क्या करना था कि एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स लानी थी. 300 मिलियन और बिलियन? $300 मिलियन. ठीक है. उससे एग्रीकल्चर को मॉडर्न करना था, साथ में एग्री बिजनेस को प्रमोट करना था. फाइनल रिजल्ट जो वर्ल्ड बैंक ने हमसे डिमांड किया था कि रेज फार्मर की इनकम को हमने बढ़ाना था. लेकिन
एट द एंड ऑफ 2008, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरेज जीडीपी का टारगेट हम अचीव नहीं कर सके एग्रीकल्चर में, तो ये इस बात का अंदेशा देता था कि शायद हम उस टारगेट को मीट नहीं कर सके जिस फार्मर की इनकम को। 2018 से 22 एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का दौर था। अच्छा प्लीज होल्ड ऑन, ये जो 2013 से लेकर 2018 तक था उसमें हमारा टारगेट कितना था और हमने उसको कितना अचीव किया? एवरेज जो टारगेट था वो था 3.5% के, जब एंड में जब हम एनुअली हमने 3.5 पे जाना था, लेकिन हम 2.1% अचीव कर चुके थे ये 18 तक। 18 में। तो अच्छा, अब तो इधर भी हमने जो टारगेट था वो मीट नहीं किया। अब 2018-22 में जब आए तो हम जैसे कि सबको ही पता है शुरू में एग्रेरियन सोसाइटी है, और अगर आपने एक्सेल करना है तो आपको एग्रीकल्चर में अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आते ही 2018 से 22 वाले ने 100 डेज एजेंडा दिया, नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई। नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाने का मकसद ये था कि जो मिडल मैन का रोल है उसको निगेट किया जाए। मिडल मैन के रोल का मतलब जिसको हम अड़त कहते हैं सिंपल वर्ड में जी, आड़ती कह लें उसमें। अब उसमें क्या था कि जो बड़ा किसान है उसको भी उसके फसल की पूरी कीमत मिले और छोटे किसान को भी उसकी फसल की पूरी कीमत मिले, ताकि प्रॉफिट शेयरिंग बराबर की हो। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि बड़ा बड़ा और छोटा छोटा, इसको ख़त्म करने के लिए एक ये किया गया। साथ में 2019 में एडीपी की मदद से कुछ मार्केट स्पेशल मार्केट्स कायम की गई पंजाब के कुछ इलाकों में। उसके तहत ये देखा गया कि फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल लें कि एक रूम है, एक रूम के एक कॉर्नर पे बैंक्स थे, एक कॉर्नर पे फैसिलिटेशन सेंटर थे, एक कॉर्नर पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था। मीन्स के वो आए बैंक से अपना बैंक ड्राफ्ट बनाए, जाके फैसिलिटेशन पे अपने सारी चीज़ों को फैसिलिटेट पैकिंग करवा के ट्रांसपोर्ट को दे डायरेक्ट मार्केट में। तो एडीपी के इश्तराक से एशियन डेवलपमेंट की इश्तराक से ये किया गया था। और इसकी एक जो सैंपल के तौर पे पहला जो बनाया गया वो कसूर का इलाका है लखोदेर, वहाँ पर 5 बिलियन रुपीस की लागत से इसको बनाया गया। उसके बाद सर 2021 में आया किसान कार्ड। किसान कार्ड एक रेवोल्यूशन है पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्योंकि उससे क्या देखा गया, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, सब्सिडाइज पेस्टिसाइड, सब्सिडाइज सीड्स दिए गए, साथ साथ लो इंटरेस्ट लोन्स दिए गए। इवन बिजली की रेट्स को हमने कैप किया, उसको बढ़ने नहीं दिया। लोन्स दिए गए। और साथ के साथ जो नया बंदा ग्रेजुएट जाके अपना बिजनेस एग्रीकल्चर में शुरू करना चाहते तो उसके लिए एग्री मशीनरी पर 47 बिलियन रुपीस की सब्सिडी रखी गई। वो अगर मशीनरी खरीदता है तो उसको सब्सिडी भी हम प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि नए लोग आए, उन्होंने अपना इसमें अपना डाला, इनपुट डाला और हमें उसका आउटपुट मिला। सबसे बड़ी बात जो शामिर ने की थी कि ऑयल सीड्स हमारे उस वक्त डिप्लीट कर रहे थे तो हम उसे इंपोर्ट कर रहे थे। 2018 से 22 में हम देखते हैं कि ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक लाया गया। उसके तहत हम एक एब्रप्ट इंक्रीज देखते हैं कैनोला कल्टीवेशन में और सनफ्लावर कल्टीवेशन में मोर देन 200% इंक्रीज। इससे क्या हुआ कि हमारी जो एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट करते थे उसमें $1 बिलियन का डिक्रीज आया, कि हम $1 बिलियन का जो एडिबल ऑयल एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहे थे वो अब हमारा इंपोर्ट कब हुआ। और इसी गवर्नमेंट के एंड में उन्होंने शायद और भी इंक्रीज़ किया था, लेकिन गवर्नमेंट ठीक है फिनिश हो गई। सर ये था। अब इसमें अगर क्रक्स बात की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का दौर। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में आपसे सिर्फ एग्रीकल्चर का फिगर डिस्कस कर लेता हूँ कि 2018-19 में इस गवर्नमेंट ने 0.93% अचीव किया 2018-19 में, लेकिन जब ये 3.25 साल बाद गई इनका एग्रीकल्चरल में जीडीपी का अचीवमेंट था 4.4%। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं 300% इंक्रीज जीडीपी के अंदर आपको देखने को मिला है। ठीक है। इसके बाद सर जो दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी में मोर देन 20 to 30% शेयर डालता है। 2018-13 में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल वीकनेसेस देखने को मिली हैं। स्ट्रक्चरल वीकनेसेस देखने को मिली हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम इस सेंस मिले को हमारा अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम लगते तो हमारा एनर्जी क्राइसिस ना होता। पावर आउटेजेस थी, बहुत शदीद पावर आउटेजेस थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। साथ के साथ इसमें एनर्जी क्राइसिस और लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, या हो पाती थी तो 8 घंटे या 12 घंटे लोड शेडिंग थी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते थे, जिससे हमारा आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा था। 2011-12 में ये देखा गया कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी डिक्लाइन में गई है, उसके साथ साथ हमारी माइनिंग इंडस्ट्री भी डिक्लाइन में गई है। 2011-12 के अगर हम फिगर को देखें तो 2.5% था, जो कि 2012-13 में 0.75 पे चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हुई, यही वजूहत थी कि जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 2008 और
2009 में। और इसमें एक ऑप्शन एक ये भी था कि वॉर ऑन टेरर का भी था, क्योंकि उसामा बिन लादेन का मैसेकर हुआ था, तो जिसके बारे में उन्होंने एक परस्पेक्टिव बन गया था ना दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर एफडीआई नहीं आएगी, जब एफडीआई नहीं आएगी इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी, तो प्लस एनर्जी क्राइसिस भी था। अब 2013 से 18 का जो दौर था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि 18 से 22 था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का, 13 से 18 का जो दौर था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था। ग्रोथ का था। रिवोल्यूशन इज अ बिग वर्ड, हम इसको ग्रोथ कहें तो बेहतर है जी। इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान अगर बात करें तो हमने एब्रप्ट उसमें चेंजेस देखे हैं, तो इस सेंस में जी प्लीज। अब एरा ऑफ इसमें अगर हम ये देखते हैं कि इनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई किस सेंस में, क्योंकि 2015 में सीपैक को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। लॉन्च करने 47 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई, उसमें एनर्जी सेक्टर में हमने काफ़ी पैसे रखे, जिससे ये हुआ कि हमारी लोड शेडिंग ख़त्म हुई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो जिसका 2012 में पास हुआ था, फंक्शनिंग शुरू की 2013 के बाद, प्रॉपर सेटअप्स बने, और वो जो क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस करना था वो 2013-14 के बाद हम उसको इन्हांस करने में कामयाब रहे, और वही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में वाज़े दिखाता है कि 13-14 में 4.53% और 14-15 में वो 5.18% पे चली गई इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। एक तो और एक ही चीज़ सर ये थी। दूसरी सर इसमें बात ये थी कि उस गवर्नमेंट की बिजनेस अप्रोच माइंडसेट था। बिजनेस अप्रोच माइंडसेट इस तरह के कि हमने माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है सर। माइनिंग इंडस्ट्री के साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की तारीख में 2013 से 18 में 6.4% पे पहली दफ़ा गई, इंक्रीज देखा गया 6.4%, ठीक है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। और सर एक और सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्री में आता है स्टील इंडस्ट्री जी। 2015 में बिफोर सीपैक वो इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने के दर पे थी, लेकिन 2017-18 में उसने 21% ग्रोथ शो कराई, क्योंकि उसमें हमारे कंस्ट्रक्शन हुई, लोकल डिमांड बढ़ा, सीपैक से रोड्स बनी, हमारा स्टील गया, तो हमारा 21% उसने क्या शो कराई, ग्रोथ शो कराई। तो सीमेंट इंडस्ट्री ने भी ग्रोथ किया। लेकिन सर इसमें एक फ्लॉ ये था कि जिस तरह एग्रीकल्चर में मैंने आपसे बात की कि एक शिफ्ट आया था कॉटन से वीट में, तो कॉटन से जब हमने शिफ्ट लिया तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा धचका लगा। उससे ये हुआ कि जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को पहले यूके यूएस से मिलते थे वो ऑर्डर्स अब बांग्लादेश ने एक्वायर कर ली और वो उसको लेने लगा। तो ये एक माइनर का या मेजर का उनका एक फ्लॉ था उस गवर्नमेंट में। 2018 से 22 को देखें तो ये एरा था इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी का, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी था। सबसे पहले यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया, लेदर इंडस्ट्री को जो कि बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता था, इन्होंने लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट किया। हैंड बैग्स पाकिस्तान को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट्स में काफ़ी फ़ायदा, जिस तरह अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले मेरे भाई शामिर ने बताया कि हमारा उस दौर में इंपोर्ट्स की थोड़ी सी मतलब कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ी और इंपोर्ट्स कम हुई हैं, तो ये लेदर इंडस्ट्री का भी उसमें एक मेन किरदार था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोविड-19 के दौर में अगर हम उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उसको डिस्कस करें तो 2020-21 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर 19-20 में -5.7% पे था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के उठने के बाद से वो 7.8% पे चला गया, क्योंकि मेजर रोल था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ एटलीस्ट आपकी 40+ इंडस्ट्रीज चलती हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि 2018 तक 6.4 हासिल किया, इस गवर्नमेंट ने 8.4 के टारगेट को अचीव किया। सर इसमें मैं कुछ और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। इस सारे टेन्योर में 2018 से 22 तक हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ देखने को मिला। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 2020-21 में ऑटोमोबाइल्स उसमें 50% इंक्रीज देखने को मिला, और हाउस होल्ड ऑटोमोबाइल्स जो थी उनमें 55% हमें जो है ना इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कई सारी कंपनीज ने यहाँ पे यूनिट्स लगा दिए, MG, किया, वोल्क्सवैगन वगैरह, एक तो वो आ गया। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन में खासी इंक्रीज़ हुई है। जी 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 सर, जो तीसरा और पाकिस्तान के GDP में सबसे ज़्यादा इनपुट देने वाला सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। 2008 से 13 में इसकी जो शरह थी 47% के करीब थी, 2013 से 18 में ये 55 और 2018 से 22 में देखा गया ये 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान की टोटल GDP में। ठीक है। 2008 से 13 में देखें जो पाकिस्तान की जो सर्विस सेक्टर का पूरे वर्ल्ड में शेयर था वो था 0.08%। ये फिगर्स हैं वर्ल्ड बैंक के। उसके साथ साथ सर ये देखा जाता है कि जो ओवरऑल 2008 से 13 में हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स देखी गई हैं वो थी $5.47 बिलियन की। एक तो इसमें ये था,
और सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेररिज्म की सिचुएशन, वॉर ऑन टेरर की सिचुएशन थी, कुछ मैसेकेयर पाकिस्तान में हुए, तो उससे क्या हुआ कि एफडीआई थी जो हमारे पास एक साल 1951 मिलियन डॉलर थी, वो अगले साल डिक्रीज होकर 767 मिलियन पे आ गई। तो ये इसी वॉर ऑन टेरर की वजह से हमारा एफडीआई में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो हम प्रोवाइड नहीं कर सके। एनर्जी क्राइसिस था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थी, इनफ्लो, मतलब अगर उसको परसेंटेज में देखें एफडीआई को तो 53.8% से गिर के 37% पे आ गया था। सर्विसेज सेक्टर में अगर हम 2008 से 2013 को कंपैरिजन करें तो इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि 0.08 से बढ़ी है, 5.47 बिलियन तक भी गई है, तो वो इतना देखा नहीं गया, लेकिन 1.33 से वो इंक्रीज़ किया है 5.13 तक। उसकी वजह भी यही थी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ चीज़ें देखने को मिली, लेकिन अगर ये यहाँ पर टूरिज़्म के सेक्टर को उठा लेते तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता था। 2013 से 18 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, वो 291 मिलियन से इंक्रीज़ करके 319 मिलियन तक चली गई एनुअली एक बात की गई। पहली दफ़ा 2018 के एंड होते हुए पाकिस्तान ने आईटी एक्सपोर्ट्स में 1 बिलियन का टारगेट अबूर किया 2013 से 18 में। इसके साथ साथ जो इसमें एक लैक देखा गया ना इस टेन्योर में, वो हमारा जो सीवेज और शिपिंग का अर्निंग्स थी ना, वो हमारी काफ़ी हद तक कम हुई। ट्रांसपोर्ट पे तो चलो हमारा कुछ ना कुछ बना, लेकिन उसमें जो ट्रांसपोर्ट्स के हमने प्रोजेक्ट्स लगाए उस पर भी इशू ये था कि हम सब्सिडीज़ दे रहे थे, तो इतनी ग्रोथ हम उसको एक्वायर नहीं कर रहे थे। एक और इनको जो सबसे, इससे क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री बढ़ी 2013 से 18 में, इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में कम हो गई, इंडस्ट्री में बढ़ गई, तो शिफ्ट एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को देखा गया। एक सबसे बड़ा इन्होंने अच्छा काम जो किया कि टूरिज़्म के लिए 47 कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दे दी गई, जिससे क्या हुआ सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया गया। 2018 और 22 जो कि उसमें अगर हम ये देखते हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स में या ओवरऑल सर्विस एक्सपोर्ट में सडन सर्ज देखा गया, मींस के एब्रप्ट इंक्रीज़ देखा गया डिजिटलाइजेशन की वजह से। आईटी एक्सपोर्ट 29% इंक्रीज़ किए, 29% इंक्रीज़ की है टोटल, लेकिन अगर ओवरऑल उसको देखा जाए, ये 29% जो इंक्रीज़ हुई है किस से किस टाइम तक हुई है? इसको यूँ कर सकते हैं ना, 29% इंक्रीज़ हुई थी 2018 से लेकर 2021 तक, और 2021 में तकरीबन 21 और 22 के दरमियान देखा जाए तो 47% इंक्रीज़ है। ओके, सिर्फ एक साल के अंदर। तो उसमें देखते ही है कि हमने 4 साल में इसको ऑलमोस्ट डबल किए सर्विस सेक्टर की। उसमें 2019-20 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी 1.44 बिलियन डॉलर्स की। 2000 जिस तरह मैंने आपको बताया कि 47% इंक्रीज़ किया, 2020-21 में 21-22 में हम पहली दफ़ा 2 बिलियन डॉलर का माइलस्टोन अचीव करने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ क्या हुआ, टूरिज़्म इंडस्ट्री, एक बहुत बड़े इदारे ने पाकिस्तान को 2020 में टूरिज़्म का बेस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन बदकिस्मती से कोविड आ गया, तो वो 75% हमारी वहाँ पे डिक्रीज चली गई। लेकिन 2021 में जब वो रिवाइव हुई तो रिवाइव देखा गया कि पाकिस्तान के जो केपीके के एरियाज़ हैं और साउथ पंजाब की जो विंटर टूरिज़्म है, इसमें काफ़ी हद तक बूस्ट देखा गया। जो टूरिज़्म सेक्टर है ना, 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी में 5.9% इंक्रीज़ कर रहा था, और जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में 100% तक भी इंक्रीज़ कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीज़ा जो कि 2013-18 में 47 को था, 2018 से 22 में वो 150 प्लस कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दे दी गई ताकि आएँ, पाकिस्तान में टूरिज़्म प्रमोट हो। साथ के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन आई, इसमें हमने सर्विस सेक्टर के अंदर लोगों ने 1 बिलियन ट्री सुनामी, जिस तरह हमने कहा, एक इनिशिएटिव था, ट्रीज़ लगे, सर्विसेज उनमें, मतलब कि वो भी एक सर्विस थी ना कि आपने उस पर कैनोला कल्टीवेशन हुई, उसमें सनफ्लावर कल्टीवेशन हुई, उसके अलावा ऑलिव ऑयल कल्टीवेशन, ये सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत है। सर ये वो सारे फैक्टर्स थे जिस पर हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर में कौन लैग कर रहा था, इंडस्ट्री में कौन लैग कर रहा था, और सर्विसेज में कौन लैग कर रहा था। थैंक यू हमजा, आपने बहुत ही कम्प्रहेंसिव, शॉर्ट बट कम्प्रहेंसिव डिस्कशन की ऑन जीडीपी। किसी भी मुल्क की हम जब ग्रोथ को एवेल्यूएट करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड मोस्टली क्या होता है? जीडीपी, एक जीएनपी है
उसमें हम जीडीपी प्लस फॉरेन से जो सोर्सेज आते हैं वो मिला लेते हैं, वो जीएनपी बन जाता है। लेकिन विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो है वो हम जीडीपी पे ही बात करते हैं। तो जीडीपी में हमने कितने कौन से साल में कितना ग्रोथ किया, ये फिगर्स अभी हम साथ साथ में ये भी अपलोड हो जाएंगे जब हम ये व्यूअर्स देखेंगे। तो एनुअली आपको 5 साल का भी मिलेगा, एनुअली भी मिलेगा। हमने जीडीपी में शायद उस तरह ग्रोथ नहीं किया जिस तरह हमारे नेबर्स ने ग्रोथ किया, स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश ने। और हमारी ग्रोथ न करने की वजह क्या थी, वेदर वो इंडस्ट्री में था या एग्रीकल्चर में था या मोस्टली सर्विसेज में था। वो ग्रोथ ना करने की वजह नंबर 1 सिक्योरिटी इश्यूज, दूसरा एनर्जी क्राइसिस, तीसरा हमारा यहाँ जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो महंगा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे वगैरह ये हम उसमें लैग कर रहे थे, एंड मोर फैक्टर्स। जबकि जब हमने इम्प्रूव किया है तो उसमें हमने इन्हीं एरियाज में स्टेप्स उठाए हैं जिसमें इंडस्ट्री 13 से 18 के दरमियान में ग्रोथ हुआ है और बाद में उसमें कंसोलिडेशन 18 से 22 तक, जिस तरह हमजा बता रहा है, कंसोलिडेशन हुई है, ग्रोथ प्लस कंसोलिडेशन दोनों हुई है। और एग्रीकल्चर में हमने मोस्टली ग्रो किया है, और ख़ास तौर पे जो सरप्राइजिंग ग्रोथ हमने किया है वो सर्विसिंग सेक्टर में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली सर्विसिंग सेक्टर इस पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद और जो इंटरनेशनल प्राइस हाइक आया है उसकी वजह से सर्विसिंग सेक्टर में डिक्लाइन आया है, हमारा भी डिक्लाइन आ रहा है। होपफुली वो डिक्लाइन या बहुत बड़ा डेंट नहीं होगा और इस पॉलिसी ऑफ ग्रोथ को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग सेशन था। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको फ़ायदा होगा। थैंक यू, यू हेल्प मी अलॉट। और हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे, इससे आपका भी एकेडमिक ग्रोथ होता है। यू लर्न एंड वी लर्न एंड आवर लिसनर्स लर्न। थैंक यू अगेन। हम आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें सिलेक्ट किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। कोशिश की है कि आपके उम्मीदों पर पूरा उतर सके। बाकी हमारे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।